हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 12th मैथ के जितने भी फार्मूला है उस सभी फार्मूला के बारे में बात करेंगे हम। क्योंकि बिहार बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में देखते हैं अधिकांश फार्मूला पूछता है, लगभग 20 से 25 नंबर में फार्मूला पूछ देता है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव 2021 से 100 ऑब्जेक्टिव आ गया है, इसीलिए 20 से 25 फार्मूला पूछ देता है। इसीलिए आज फार्मूला पर हम बात करेंगे। क्लास 12th के मैथ में जितने भी फार्मूला है सभी टॉपिक बाई टॉपिक जितने फार्मूला है उस फार्मूले पर बात करेंगे। क्योंकि बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड में देखे होइएगा, क्योंकि पूरा फार्मूला छाप देता है, फार्मूला बेस्ड हिसाब भी रहता है और सेम टू सेम फार्मूले पूछ देता है 20 से 25। इसीलिए आज के लेक्चर में 20 से 25 नंबर आपका बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड में फिक्स है। 2022 में जो स्टूडेंट एग्जाम देगा उसमें 20 से 25 नंबर फिक्स है, बिहार बोर्ड में आएबे करेगा। और हम देखते हैं फार्मूला के बारे में, चलो देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 12th के मैथ के जितने भी फार्मूला है उसे फार्मूला के बारे में। क्योंकि 2021 में हम देखे हैं ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा फार्मूला पूछ दिया है, लगभग 20 से 25 फार्मूला पूछ दिया है। इसी के बेसिस के आधार पर हम आज फार्मूला को डिस्कस करेंगे। क्लास 12th में जितने भी फार्मूला है मैथ का उस सभी फार्मूला के बारे में डिस्कस करते हैं। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, फार्मूला पूछ देता है, डायरेक्ट फार्मूला पूछ देता है 20 से 25। इसीलिए आज हम फार्मूला के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आप 2022 में एग्जाम देने वाला है, क्लास 12th के स्टूडेंट हो, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो या सीबीएसई के बोर्ड के स्टूडेंट हो, इस लेक्चर के देखने के बाद आपको 20 से 25 नंबर बिहार बोर्ड क्लास 12th के 2022 में स्टूडेंट जो एग्जाम देने वाला है 20 से 25 नंबर पक्का है। चलो हम देखते हैं फार्मूला के बारे में। फार्मूला बेसिक ऑफ मैट्रिक्स को बेसिक के फार्मूला बारे में जानते हैं। पहला है ए मैट्रिक्स दिया है ए आई जे एम क्रॉस एन, यानी एम का मतलब होता है, एम का मतलब होता है रो और एन का मतलब होता है कॉलम। एन का मतलब होता है कॉलम, यानी एम रो हो एन कॉलम हो, ए आई जे मैट्रिक्स है। फर्स्ट में क्या है, रो मैट्रिक्स, वैसा मैट्रिक्स जिसमें एम इज इक्वल टू 1 हो, यानी एक रो हो और कॉलम अधिक सारा हो। जैसे हम एग्जाम्पल में कह सकते हैं 1 2 3, इसमें क्या है 1 रो है, कॉलम अधिक सारा है। और सेकेंड के बात करेंगे हम तो क्या है, कॉलम मैट्रिक्स, वैसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम एक हो और रो अधिक सारा हो। जैसे हम बात करेंगे तो 1 2 3, जैसे में हम बात करेंगे इसमें साफ से लिख देते हैं 1 2 3, इसमें कॉलम एक हो और रो बहुत सारा है, इसीलिए हम इसे कॉलम मैट्रिक्स कहा जा सकते हैं। अब अगले देखते हैं हम, थर्ड में क्या कहता है, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है, वैसा मैट्रिक्स जिसका सभी एलिमेंट जीरो हो उसे जीरो मैट्रिक्स कहता है या नल मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं फोर में स्क्वायर मैट्रिक्स, वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम सेम हो, रो और कॉलम सेम हो, वैसा मैट्रिक्स में रो और कॉलम से हो, जिसमें रो कॉलम, इसमें कितना रो है 2 रो है और कॉलम कितना है 2 है, वैसा मैट्रिक्स में रो और कॉलम सेम होगा उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है। डायगोनल मैट्रिक्स, वैसा मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट जीरो न हो और बाकी एलिमेंट जीरो हो उसे डायगोनल एलिमेंट कहा जाता है। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स का बात करेंगे हम 6 में स्केलर मैट्रिक्स, वैसा मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 न हो, कोई कांस्टेंट हो और बाकी एलिमेंट जीरो हो। जैसे हम कह सकते हैं एग्जाम्पल में 1 0 0, सॉरी यहाँ पर 2 लिख देते हैं 2 0 0 0 2 0 0 0 2, और यहाँ 3 बाई 3 अलग मैट्रिक्स है, इसमें डायगोनल एलिमेंट क्या है 2 है, यानी 1 यानी जीरो नहीं है, तो इसे क्या कह सकते हैं, स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, यही डायगोनल एलिमेंट के जगह पर अगर 1 1 आ जाएगा तो डायगोनल में ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 हो और बाकी एलिमेंट जीरो हो उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, वैसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करने पर क्या होता है, रो कॉलम में आ जाता है और कॉलम रो में आ जाता है। यानी हम ए मैट्रिक्स देखते हैं, या इसमें है 1 2 3 4 3 4 6 7, ये एक मैट्रिक्स है, इसमें कितना रो है 2 रो है, कॉलम कितना है 3 कॉलम है। अगर इसका ट्रांसपोज करेंगे
ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो को कॉलम में चेंज कर, इस रो के कॉलम में चेंज कर दीजिए। तो कॉलम में चेंज करें तो क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 6 होगा, क्योंकि फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख लीजिए और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिख दीजिए। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा। यही इसका ट्रांसपोज हो गया। ट्रांसपोज करने से क्या होता है, इसमें 2 रो है और इसमें कितना रो है, 3 रो है। इसमें कॉलम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसका मतलब क्या हो गया, इसमें ऑर्डर चेंज हो जाता है, उल्टा हो जाता है। जिसमें जैसे यहाँ पर कह दिया है ए का ट्रांसपोज ए आई जे मैट्रिक्स है, तो उसका ट्रांसपोज करने से क्या हो जाता है, ए जे आई, यानी उल्टा हो जाता है। और ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स का मतलब होता है कोई डायगोनल एलिमेंट हो, यानी वैसा मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो और 0 हो और बाकी एलिमेंट 0 हो। जैसे में देखिए 1 0 0 1। ट्रेस का मतलब होता है डायगोनल एलिमेंट को, सभी डायगोनल, जैसे में देख डायगोनल एलिमेंट हम मान लेते हैं 2 है, 0 है, 0 है, 3 है। तो इसका ट्रेस क्या होगा, तो डायगोनल एलिमेंट को सम कर दीजिए, वही ट्रेस होता है। ट्रेस का मतलब होता है डायगोनल एलिमेंट को सम, यानी 2 + 3 कर दीजिए, यानी 5 हो गया। तो ट्रेस ऑफ ए कहेगा, ये मान चल ए मैट्रिक्स है, तो ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स कहेगा, तो उसका डायगोनल एलिमेंट को सम कर दीजिएगा, उसका ट्रेस निकल जाएगा। और उसके बाद देखते हैं ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, मैट्रिक्स को सम कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, वही ऑपरेशन हो गया। जैसे मैं ए मैट्रिक्स देख ली है, ए मैट्रिक्स क्या दिया है, ए आई जे एम क्रॉस एन ऑर्डर के, A11 A12 A1n यानी m बाई n ऑर्डर के, और बी मैट्रिक्स है सो वह भी m बाई n ऑर्डर के मैट्रिक्स है। तो उसको जोड़ने के लिए क्या करेंगे, उसको एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स, एडिशन का मतलब होता है जोड़। तो एडिशन को जोड़ कैसे करेंगे, तो उसको कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ देंगे, उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ देंगे। जैसे हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर A11 है और A22 है, तो इसको हम जोड़ देंगे, दोनों को कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ देंगे। और उसके बाद हम कैसे जोड़ेंगे, तो सिर्फ कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ेंगे। और जब भी एडिशन होगा, एडिशन पॉसिबल होगा, तो वैसे मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है, तो दोनों का ऑर्डर होगा तो सेम होना चाहिए, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दोनों का ऑर्डर सेम होगा तभी हम एडिशन कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और मल्टीप्लाई के बारे में चलते हैं। मल्टीप्लाई, अगर कोई मैट्रिक्स में स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे में कोई मैट्रिक्स हो गया 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स हो गया, इसमें कोई स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, के से मल्टीप्लाई करेंगे, स्केलर का मतलब हो गया 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। इसे मल्टीप्लाई करेंगे अगर मैट्रिक्स में, तो सभी एलिमेंट में हो जाएगा, यानी के हो जाएगा, 2 के हो जाएगा, 3 के हो जाएगा, 4 के हो जाएगा, यानी सभी एलिमेंट में होता है। लेकिन डायगोनल में क्या होता है, लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या होता है, डिटर्मिनेंट में किसी एक रो और किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी स्केलर से। और मल्टीप्लाइकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, तो ए मैट्रिक्स दिया m बाई n ऑर्डर का, और दूसरा मैट्रिक्स दिया है n और l ऑर्डर का, तो इससे मल्टीप्लाई जब भी कर सकते हैं, तो वह जब इसका कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो की इज इक्वल टू होगा, तभी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जो न्यू एलिमेंट आएगा, मतलब जो न्यू मैट्रिक्स आएगा, उसका ऑर्डर क्या होगा, तो वह फर्स्ट ऑर्डर के ऑर्डर और सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम के इज इक्वल टू आएगा। जैसे में ए बी को मल्टीप्लाई करिए तो सी आया, तो सी का मतलब सी का ऑर्डर क्या होगा, एम और एल, क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स के रो और सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम के मल्टीप्लाई होगा, नहीं इसका बाई होगा, यह रो होगा और यह कॉलम होगा। ये जो न्यू मैट्रिक्स बनेगा वह मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने के बाद। उसके बाद हम चलते हैं, देखते हैं इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स का मतलब क्या होता है, अगर कोई मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं, इनवर्स पहले डिफाइन होता है, जब भी डिफाइन होगा इनवर्स मैट्रिक्स में, तो जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के बराबर ना हो,
जीरो के बराबर डिटर्मिनेंट वैल्यू ना होगा तो ऑर्डर इनवर्स डिफाइन होगा। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट के मतलब ये होगा डिनोमिनेटर में है, अगर जीरो होगा तो अनडिफाइन होगा, इसीलिए इनवर्स जब ही डिफाइन होगा जब डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होगा। और फॉर्मूला होता है ए इनवर्स इज इक्वल टू ए बाई डिटर्मिनेंट वैल्यू ए इंटू एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, कोई मैट्रिक्स के कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर दीजिए तो क्या निकल जाता है, एडजॉइंट निकल जाता है। तो कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, तो कोई मैट्रिक्स मान लीजिए ए मैट्रिक्स हो गया, मान लीजिए यहाँ पर कोई मैट्रिक्स मान लीजिए वो ए बी सी डी, इसका कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, ए का एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं, तो यह रो और यह कॉलम छोड़ देंगे, बाकी एलिमेंट कौन सा बचा, डी, तो डी लिख देंगे। और उसके बाद फर्स्ट सेकेंड को बी को निकालना है, तो यह रो और यह कॉलम छट जाएगा, यानी जिस एलिमेंट को निकालना है कोफैक्टर वह रो और वह कॉलम से जिस कॉलम और जिस रो से ज्वाइन है उसको छाट के बाकी जो बचेगा उसको हल कर दीजिए, तो क्या बचेगा, सी बच गया। इसके बाद इसको देखेंगे, सी को देखेंगे, ए हट गया तो बी बचेगा, और इसको देखेंगे तो ए बचेगा। और इसके बाद अब क्या करना है, ए मैट्रिक्स बचेगा, ए एडजॉइंट निकलेगा, तो एडजॉइंट जब ही निकलता है साइन के साथ निकलता है, तो एक के जब क्या होता है प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है, तो बी के जब क्या सी है यहाँ प्लस है, और सी का पोजीशन में क्या होता है माइनस होता है, इसीलिए यहाँ पर माइनस हो जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बी का ट्रांसपोजन निकला है, तो बी का पोजीशन क्या है माइनस है, तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस होता है। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस, यहाँ पे माइनस है सी के जगह पर, तो सी का कोफैक्टर कौन सा निकला है, बी निकला है, यानी यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यही क्या निकल जाएगा, एडजॉइंट निकल गया। समझ गए होगा। अब आगे देखते हैं हम प्रॉपर्टी ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी यानी गुण, ए प्लस बी का ट्रांसपोज कहेगा तो अलग अलग ट्रांसपोज के सम के इक्वल टू हो जाएगा, और ए प्लस ए इंटू बी का ट्रांसपोज कहेगा तो बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज हम लिख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कोई मैट्रिक्स के दो बार ट्रांसपोज कर दीजिएगा उसका मान वही मैट्रिक्स होगा। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पर ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ये मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज कर दीजिए एक बार। ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम में चेंज कर देना, यानी ए हो गया, बी होगा, सी होगा, डी हो गया, या एक बार ट्रांसपोज किए तब होगा। अगर एक बार और ट्रांसपोज करिएगा तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में करिए तो ए हो गया, सी हो गया, बी हो गया और डी हो गया, ये सेकेंड ट्रांसपोज हो गया। सेकेंड ट्रांसपोज देखिए ए के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, बी है तो बी है, सी है तो सी है, डी है तो डी है, और इसका मतलब हो गया कोई मैट्रिक्स के दो बार ट्रांसपोज करने पर वही मैट्रिक्स आ जाता है। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू मतलब वह जीरो मैट्रिक्स है तो उसका ट्रेस क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट जीरो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, मतलब जिसका सभी एलिमेंट जीरो हो, तो ट्रेस का मतलब क्या होता है, डायगोनल का सम, तो जोड़ करेंगे तो जीरो ही होगा, यानी वैसा मैट्रिक्स जिसका ट्रेस जीरो होगा तो वह क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स होगा। और आइडेंटिटी होगा ट्रेस, कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा 1 0 0 1, तो उसका ट्रेस क्या होगा, n होगा, क्योंकि यह नियम तो नहीं है 2x2 ऑर्डर का होगा, 3x3 का हो सकता है, 4x4 का, 6x6 का हो सकता है। अगर 2x2 ऑर्डर का होगा, 2x2 ऑर्डर का होगा, तो अगर यूनिट मैट्रिक्स होगा या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा तो ट्रेस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 3x3 ऑर्डर का होगा 3 होगा, 4x4 का होगा तो 4 होगा, अगर n ऑर्डर का होगा तो n होगा। और इसके बाद हम देखें ट्रेस ऑफ के, ट्रेस ऑफ के का मतलब होता है कोई मैट्रिक्स है ए बी सी डी, और उसमें के से मल्टीप्लाई कर दीजिए स्केलर से, उसका ट्रेस निकालेंगे तो के हो जाएगा और ए मैट्रिक्स का ट्रेस के इक्वल टू हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे 7 में क्या कर रहा है, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू होता है ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, यानी ए मैट्रिक्स दिया है कोई
वो ए बी सी डी। तो इसका ट्रेस निकालने के लिए, ट्रेस ऑफ ए निकालने के लिए इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम ट्रेस ऑफ ए का ट्रांसपोज भी लिख सकते हैं, क्योंकि ए का ट्रांसपोज करके ट्रेस निकालिएगा तब, या ए का ट्रेस निकालिएगा तब, दोनों सेम आए, क्योंकि यहाँ पे ए डी है। अगर इसका ट्रांसपोज निकालिए तो क्या होगा, ए होगा और बी होगा, इसके बाद क्या होगा, सी होगा और डी होगा, और इसका दोनों का ट्रेस निकालिए, इसका ट्रांसपोज हो गया और इसका ट्रेस निकालेगा तो क्या हो जाए, ए प्लस डी, और इसका ट्रेस निकालेगा तो ए प्लस डी, यानी दोनों का सेम है। इसीलिए हम कह सकते हैं ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स करिए या ट्रेस ऑफ ए का ट्रांसपोज करिए तभी दोनों का सेम आएगा। अब ट्रेस ऑफ ए प्लस बी करिए या ट्रेस ऑफ ए ट्रेस ऑफ बी करिए, दोनों सेम आएगा। ट्रेस ऑफ ए माइनस बी करिए तो या ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी करिए, दोनों का मतलब सेम होगा। एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का एडिशन कैसे होता है, अगर दो मैट्रिक्स का सम हो ए प्लस बी तो इसे बी प्लस ए भी लिख सकते हैं। अगर तीन मैट्रिक्स हो, ए प्लस बी हो और प्लस सी हो तो इसे ए प्लस बी प्लस सी भी लिख सकते हैं। अगर मल्टीप्लाई की बात करेंगे तो के इंटू ए प्लस बी मैट्रिक्स हो तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होगा इस स्केलर से, के ए प्लस के भी लिख सकते हैं, और ए इंटू के टू प्लस के टू, के वन इंटू के टू। अगर दो स्केलर हो और सम में हो और एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करिए तो अलग अलग मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करके सम कर दीजिए। इसके बाद हम 14 में देखते हैं, 14 में क्या कर रहा है, 14 में क्या कर रहा है, दो मैट्रिक्स है, 14 में टू मैट्रिक्स है, K1 और K2, और एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया है, और तो क्या लिख सकते हैं हम, K1 लिख सकते हैं इंटू Ka लिख सकते हैं, या K2 इंटू K1 लिख सकते हैं। अगर किसी स्केलर से यानी निगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाए किसी मैट्रिक्स में, उस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस से या माइनस के लिख दीजिए, सभी का मतलब एक होता है। अगर मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं यानी गुना कर रहे हैं मैट्रिक्स में तो ए बी इज इक्वल टू बी ए हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसी तरह ए बी इंटू सी है, यानी तीन मैट्रिक्स है, उसका ए बी इंटू सी निकालिएगा तो ए इंटू बी सी होगा। और एक अगर कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में कोई आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करिएगा तो वही मैट्रिक्स होगा। जैसे में हम कह सकते हैं एक मैट्रिक्स हो गया 2 3 4 5 और उसके स्केलर से मल्टीप्लाई करिए 1 0 0 1, तो क्या होगा, स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद वही मैट्रिक्स का इक्वल टू आएगा, मल्टीप्लाई करके देख लेना, आएगा 2 3 4 5, यही मैट्रिक्स आएगा। और अगला बात करेंगे हम, ये बता अगला बात का एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। एडजॉइंट तो बता दिए है, एडजॉइंट कैसे निकालना है, को फैक्टर के ट्रांसपोज कर दीजिएगा, एडजॉइंट निकल जाएगा। तो ए इंटू ए का एडजॉइंट, ए इंटू एडजॉइंट ए निकालता है तो कैसे होता है, डिटर्मिनेंट वैल्यू ए इंटू आई लिख सकते हैं हम इसको। अगर पूछ देगा एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होगा, तो एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज, यानी एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट कोई मैट्रिक्स को निकालना है तो उसका ट्रांसपोज करके निकालिए तब, या उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल दीजिए ट्रांसपोज करिए तब, दोनों का मतलब सेम होता है, यानी दोनों का वैल्यू सेम आएगा। इसके बाद देखते हैं एडजॉइंट ए बी, एडजॉइंट ए बी यानी दो मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स ए है एक मैट्रिक्स बी है, और इसका एडजॉइंट ए बी कहता है तो दोनों को मल्टीप्लाई करिए तब एडजॉइंट निकालिए, या ए बी मैट्रिक्स को एडजॉइंट निकाल लीजिए और ए मैट्रिक्स को एडजॉइंट निकाल दीजिए, और बी मैट्रिक्स के एडजॉइंट और ए मैट्रिक्स के एडजॉइंट को मल्टीप्लाई करिए, उसके बराबर आएगा। उसके बाद हम देखते हैं डिटर्मिनेंट वैल्यू एडजॉइंट है, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ एडजॉइंट है। अगर कोई एडजॉइंट मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं, डिटर्मिनेंट वैल्यू तो क्या होता है, n के पावर -1, डिटर्मिनेंट वैल्यू a के पावर -1, यानी जो मैट्रिक्स रहेगा, ए मैट्रिक्स रहेगा बी मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स रहेगा, उसका ऑर्डर -1 कर देना, वैल्यू निकल जाए। जैसे एडजॉइंट ए निकालना है
तो हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ए के पावर n माइनस वन, जहां पे n माइनस वन n क्या होगा, यह ऑर्डर के डिनोट करेगा। जब भी ऑर्डर होगा तो टू ऑर्डर से बड़ा होगा, यानी टू बाई टू ऑर्डर से बड़ा होगा या इज इक्वल टू आएगा, यानी वन वन मैट्रिक्स का ऑर्डर रहेगा यानी तो नहीं निकलेगा। अगर यही में एडजॉइन इंटू एडजॉइन ए कहेगा तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट वैल्यू ए के पावर n माइनस टू इंटू ए करिए, इसके बराबर है। यह ऑब्जेक्टिव में फार्मूला पूछ देता है, VVI है, 3 को 4 को देख लेना अच्छे से। इसके बाद हम करेंगे 25 में क्या है, 25 में कह रहा है एडजॉइन के यानी कोई मैट्रिक्स में उसके कोई स्केलर से मल्टीप्लाई करिए तब एडजॉइन निकालिए, या वह स्केलर के n माइनस वन कर दीजिए, यानी ऑर्डर जितना ऑर्डर हो उसके पावर माइनस वन कर दीजिए और एडजॉइन निकाल के मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों के इज इक्वल टू आएगा। जहां पर क्या है, कांस्टेंट होगा या स्केलर होगा। स्केलर का मतलब क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यानी कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, यानी कांस्टेंट हो जाएगा। इसके बाद हम आगे देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ए डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी, यानी कहता है एक में कहता है A1 A2 और B1 B2 मैट्रिक्स है, A1 B1 A2 B2 दोनों का मान इक्वल हो सकता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है, वैसा मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी कहता है अगर किसी डिटर्मिनेंट के कोई रो और कोई एक रो और कोई एक कॉलम को अगर हम उसका मतलब रो और कॉलम को चेंज कर दे, किसी मैट्रिक्स एक रो या सभी मैट्रिक्स के, जैसे में एक डिटर्मिनेंट वैल्यू एक डिटर्मिनेंट हो गया ए बी सी डी और बी डिटर्मिनेंट हो गया, सॉरी ए हो गया डिटर्मिनेंट, और इसका कहता है मान निकालने के लिए, तो ए डिटर्मिनेंट निकालिए या ये डिटर्मिनेंट निकालिए रो को कॉलम में चेंज करके, सब दोनों का मान सेम आएगा, यानी ए बी करके निकालिए सी डी करके निकालिए, दोनों का मान सेम आएगा। और दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है, दूसरा प्रॉपर्टी कहता है A1 और A2 B1 B2 और दो मतलब कोई डिटर्मिनेंट हो तो उसके एक रो और एक कॉलम को अगर इंटरचेंज करेंगे किसी रो और कॉलम में तो उसे माइनस से मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू चेंज नहीं होता है। इसके बाद हम आगे देखते हैं थर्ड में क्या कहता है, थर्ड प्रॉपर्टी कहता है वैसा मैट्रिक्स जिसका कोई एक रो और कोई एक कॉलम इज इक्वल टू होगा तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। और चौथा प्रॉपर्टी कहता है क्या, चौथा प्रॉपर्टी कहता है कोई डिटर्मिनेंट में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करिए तो एक रो में होगा या एक कॉलम में होगा। अगर यही मैट्रिक्स में बात करेंगे तो सभी एलिमेंट में होगा, यही मैट्रिक्स में बात करेंगे ए बी सी डी रहेगा और के से मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी एलिमेंट में होगा, ए के हो जाएगा, बी के हो जाएगा, सी के हो जाएगा और डी के हो जाएगा। अगर हम डिटर्मिनेंट में बात करेंगे तो डिटर्मिनेंट में क्या होगा, किसी एक रो में होगा या एक कॉलम में होगा, ठीक। और इसके बाद हम बात करेंगे फाइव प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, फाइव प्रॉपर्टी में कह रहा है अगर दो एलिमेंट सेम में हो तो उसका सेम ऑर्डर को हम अलग अलग कर सकते हैं, यानी सेम ऑर्डर में अलग अलग कर सकते हैं। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं ये कोई डिटर्मिनेंट हो गया ए प्लस बी सी प्लस डी 1 1 हो गया, ये कोई डिटर्मिनेंट हो गया, तो इसको लिख सकते हैं हम A1 C1 एक डिटर्मिनेंट ए, अब प्लस में लिख सकते हैं हम B1 D1 यह डिटर्मिनेंट इसमें हम लिख सकते हैं। और 6 में देखते हैं, 6 अब आ गया मैट्रिक्स ऑफ मेथड, यानी कोई इक्वेशन दिया हो तो मैट्रिक्स को कैसे हल करेंगे, यानी यह 3 इक्वेशन दिया हो तो
मैट्रिक्स के मेथड से कहेगा उसका हल करने के लिए एक्स वाई जेड का मान निकालने के लिए, तो कैसे निकालिएगा, क्या करिएगा, पहले पहले यह इक्वेशन है a1 b1 c1 d1, तो क्या करिएगा, एक मैट्रिक्स A इज इक्वल टू मान लीजिएगा एक्स वाई जेड का सभी का कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, यानी फर्स्ट इक्वेशन के एक्स वाई जे का कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, यानी यहाँ मान होल स्क्वायर कहा गया उसका कंपोनेंट, यानी मान ली यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट 1 b1 c1 फर्स्ट समीकरण का, और दूसरे समीकरण का मान लीजिए दूसरा रो में a1 b1 c1, फिर तीसरे का मान लीजिए और उसके एक्स वाई जेड के कॉलम में लिख दीजिए और मल्टीप्लाई करिए और इतना के इज इक्वल टू लाइए। इसके बाद क्या करिएगा, डिटर्मिनेंट वैल्यू ए निकालिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ए मतलब एक्स वाई और जेड का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स इज इक्वल टू बी होगा, तो एक्स इज इक्वल टू ए का इनवर्स इंटू बी करना पड़ेगा। तो इनवर्स निकालने के लिए क्या डिफाइन होता है, अगर ए इनवर्स निकालना पड़ता है तो ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे लिखा है डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तब एक्स का मान निकल सकता है। इसी के क्रैमर्स रूल के से नियम किससे कहेगा निकालने के लिए आए, तो कोई अगर मतलब 3 इक्वेशन दिया रहेगा, क्रैमर्स रूल कहेगा निकालने के लिए, तो एक्स का मान इज इक्वल टू होगा ये मतलब तीनों समीकरण के a1 a2 a3 के जगह पर इसका मतलब कांस्टेंट को बाहर होगा वह लिख देना, इसके बाद सभी यही होगा, यानी y का कोफिशिएंट जेड का कोफिशिएंट, बट नीचे में डिटर्मिनेंट वैल्यू इसका ए का, यानी एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट, यही में y को मान कहेंगे तो y के जगह पर यानी y के कोफिशिएंट के जगह पर d1 d2 कर दीजिएगा। अगर z के जगह पर कहेगा तो z का मान कहेगा निकालने के लिए तो सभी ये रहेगा, सिर्फ z की जगह पर यानी z के कोफिशिएंट के जगह पर क्या कर देना है, d1 d2 d3 कर देना है। इसके बाद हम देखते हैं डिटर्मिनेंट, मान चले इफ ए डिटर्मिनेंट, एक डिटर्मिनेंट दिया है 2 ऑर्डर का a11 a12 a21 a22, तो कहना इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे निकालिए, अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा, अगर 2/2 ऑर्डर का निकालना पड़ेगा तो प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिएगा। अगर 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स रहेगा तो a1 इंटू a2 यानी a1 इंटू a11 a22 को मल्टीप्लाई करिए प्रिंसिपल डायगोनल को और माइनस सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिए। अगर थर्ड ऑर्डर के मैट्रिक्स निकालना रहेगा, यही मैं बता दें, अगर थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा, सॉरी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा थर्ड ऑर्डर का, तो कैसे निकालेंगे, तो थर्ड ऑर्डर में 1 है 2 है 3 है 5 है 6 है 7 है 8 है 9 है 10 है, मान चलो ये मैट्रिक्स है, सर ये डिटर्मिनेंट है, तो ये डिटर्मिनेंट के मान निकालने के लिए क्या करिएगा, मतलब ये डिटर्मिनेंट को मान निकाले इस 6 तरीका से मान निकाल सकते हैं, किसी एक रो और कोई रो और कोई कॉलम से निकाल सकते हैं। तो इसमें 3 रो है, तो तीनों रो से निकाल सकते हैं मन है तो, या तीनों कॉलम से निकाल सकते हैं, लेकिन निकालना कोई एक से। अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो कैसे हल करेंगे इसको, डिटर्मिनेंट को मान निकालने के लिए अगर एक से निकालेगा तो ये 1 इंटू 1 इंटू यह रो और यह कॉलम छट जाएगा, तो क्या बचेगा 6 7 9 10 यानी 10 छक्का 60 माइनस 9 सते 63, ऐसे निकालिएगा। और 2 के निकालेगा तो ए रो और ए कॉलम खत्म हो जाएगा, तो 10 पचे 50 माइनस 2 इंटू 10 पचे 50 और माइनस 8 सते 56 हो जाएगा। इसी तरह निकालिएगा। अगर हम शॉर्टकट के बात करेंगे और कोई मैट्रिक्स दिया रहेगा, सॉरी कोई डिटर्मिनेंट दिया रहेगा 3/3 ऑर्डर का, उसका मान कहेगा निकालने के लिए, ऑब्जेक्टिव पूछ देगा a b c d e f
GHI। तो कहेगा मान निकालने के लिए, तो कैसे निकालिएगा? तो हम शॉर्टकट की बात करेंगे, तो पहले प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई कर लीजिए, AEI, फिर प्लस AEI, फिर प्लस क्या करिएगा, बढ़िया से देखिएगा, डी और एच, डी एच है तो इसमें दो ही एलिमेंट है, इस मतलब इस लाइन में, और तीन पुराने के लिए इसके एक कोरस्पोंडिंग लीजिए ऊपर वाला, तो ए यानी डी यानी प्लस में डी एच और सी, फिर प्लस इसमें नीचे एक है और तीन 3/3 ऑर्डर के है तो तीन पुराना होगा, तो बी एफ ऊपर वाला ले लीजिए। ऊपर वाला लेने के बाद क्या होगा, ऊपर वाला लेने के बाद क्या होगा, फिर जी जी बी एफ होगा। अब इस तीनों को मल्टीप्लाई करके जोड़ लीजिएगा, फिर माइनस में करिएगा सेकेंडरी डायगोनल यानी सी सी ई सी ई जी, सी ई और जी करिए। इसके बाद फिर इसको लीजिए, इसको लीजिए, इसको लीजिए और फिर इस दोनों को लीजिए, ऐसे करके ऑब्जेक्टिव में मान निकालिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे, अगर 3 पॉइंट दिया हो x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो कहेगा क्षेत्रफल निकालने के लिए, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो क्या करिएगा, सभी मतलब सभी पॉइंट को x के पॉइंट को फर्स्ट कॉलम में लिख दीजिएगा और y पॉइंट को सेकेंड कॉलम में लिख दीजिएगा, और थर्ड कॉलम बचेगा तो सभी में 1 1 करके डिटर्मिनेंट को मान निकाल लीजिएगा और 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसके बाद हम आगे बात करेंगे ए इनवर्स निकालने के लिए, तो बता दिए ए बाई डिटर्मिनेंट वैल्यू ए इंटू एडजॉइंट ए, उसके बाद ए भी बता दिए हैं। और बात करेंगे इसमें यूज आता है कभी कभी, मतलब अगर 5 मार्क्स में रहता है तो यूज पड़ता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। इस तरह ये फार्मूला सब देख लीजिएगा, ये 3-4 फार्मूला है। उसके बाद हम बात करेंगे इनवर्स यानी ICF, यानी हम क्या बात करेंगे, ICF यानी इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का बात करने से पहले हम देख लेते हैं फार्मूला कुछ। तो साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी। साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। टेन ए प्लस बी के टेन ए प्लस टेन बी बटे 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। और इसके बाद बात करेंगे 6 में क्या है, टेन ए माइनस बी बराबर टेन ए इंटू टेन बी माइनस बटे 1 प्लस टेन ए इंटू टेन सी। इसके बाद हम कॉट ए प्लस बी के बात करेंगे, तो कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस कॉट से माइनस 1 बटे कॉट बी प्लस कॉट ए। इस सही फार्मूला को देख लीजिएगा। और उसके बाद हम बात करेंगे, अगर साइन ए प्लस बी रहेगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बराबर 2 साइन ए इंटू साइन बी हो जाएगा, 2 साइन ए इंटू कॉस बी। अगर साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी रहेगा तो 2 कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी रहेगा 2 साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी रहेगा तो 2 साइन ए इंटू साइन बी हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे, इसके बाद ये फार्मूला सब देख लेना, फार्मूला सब याद कर लेना अच्छे से। और उसके बाद हम चलेंगे इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। क्यों ये फार्मूला रिवीजन करा रहे हैं, क्योंकि ये फार्मूला याद रहने के बाद ही इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का हम मतलब हिसाब बना सकते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहेगा, P1, अगर साइन इनवर्स के एंगल में माइनस रहेगा, अगर साइन इनवर्स के एंगल में निगेटिव रहेगा तो वह माइनस के साथ निकलता है। अगर tan इनवर्स के रहेगा एंगल में माइनस तो वही भी निगेटिव के साथ निकलता है। कोसेक इनवर्स का रहेगा तो वह भी निगेटिव के साथ निकलता है। लेकिन कॉस सेक और कॉट तीन के एंगल में यानी कॉस सेक और कॉट, यह तीन इनवर्स के एंगल में अगर निगेटिव रहेगा तो कैसे निकलेगा, पाई माइनस के साथ।
यानी पाई माइनस के साथ निकलेगा। इसके बाद हम अगला देखते हैं। अगला में क्या लगाते हैं, साइन इनवर्स 1/x। साइन इनवर्स 1/x को हम लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स 1/x, और इसका मतलब x का वैल्यू होगा सो रियल नंबर माइनस -1 से +1 तक होगा। ये सब नहीं याद रखना है उतना। ये मतलब ये हिसाब, मतलब ये सूत्र पूछेगा डायरेक्ट। साइन इनवर्स 1/x को क्या लिख सकते हैं, कोसेक इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, सॉरी कोसेक इनवर्स x लिख सकते हैं, या कभी कभी पूछ देगा ये भी लिख देगा और पूछेगा कोसेक इनवर्स 1/x, कोसेक इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/x। इस तरह पूछ देता है। और कॉस इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स 1/x को सेक इनवर्स x। इसके बाद टेन इनवर्स 1/x को क्या लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स x। ये भी फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला हम आगे बताएंगे, अभी यही बता देते, क्योंकि यहाँ पर टेन है, यहाँ पर कॉट है। इसके बाद हम अगर साइन और इनवर्स x और कॉस इनवर्स x दोनों सम में रहेगा तो उसका मान कितना है, π/2। अगर दो सम में रहेगा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x तो π/2 होगा, लेकिन सम में रहेगा तो हमेशा नहीं होगा। जब होगा π/2 जब एंगल उसका इक्वल टू होगा, दोनों का एंगल सेम होगा और साइन और कॉस में होगा इनवर्स के रूप में, तो उसका मान π/2 होगा। अगर tan कॉट में होगा एंगल सेम होगा तो π/2 होगा, कोसेक सेक में होगा तो π/2 होगा। इसके बाद हम बात करेंगे साइन इनवर्स x बराबर क्या होता है, कोसेक इनवर्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला पूछ देता है, इसीलिए फार्मूला सब याद रखना है। 15 में बात करें 2 cos इनवर्स x को cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, 2 tan इनवर्स x के तीन फार्मूला होता है। sin tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 tan इनवर्स के साइन होता है sin इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद हम बात करेंगे 18 में 2 tan इनवर्स x के फार्मूला होता है, 2 tan इनवर्स के cos में cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 3 साइन इनवर्स x का फार्मूला होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, और 3 cos इनवर्स x का फार्मूला होता है cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। इसके बाद 3 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर, और साइन इनवर्स x प्लस माइनस साइन इनवर्स y का फार्मूला होता है साइन इनवर्स xy, साइन इनवर्स x इंटू √1 माइनस y स्क्वायर प्लस माइनस 1 y माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद cos में cos इनवर्स x प्लस माइनस cos इनवर्स y, तो cos इनवर्स x y माइनस प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। इसके बाद देखते हैं 25 में, 25 में क्या करा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x माइनस y बटे 1 माइनस एक्स वाई, 1 प्लस एक्स वाई। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, एंड tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड बटे 1 माइनस एक्स वाई 1 माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। ये फार्मूला पूछ देता है। इसके बाद देखते हैं इसका रेंज, डोमेन और रेंज देखते हैं। डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है, तो डोमेन होता है सो एक्स का वैल्यू होता है। डोमेन और रेंज देखते हैं, डोमेन और रेंज। तो साइन क्या होता है, साइन के डोमेन यानी इसका वैल्यू, इसका यह वैल्यू होता है वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स होता है, और ए होता है सो थीटा होता है। तो साइन इनवर्स एक्स डिफाइन कब करेगा, जब उसका एंगल में थीटा -1 से 1 तक रहेगा, और cos इनवर्स 0 से पाई रहेगा, tan इनवर्स -पाई से पाई रहेगा। लेकिन साइन इनवर्स एक थीटा या एक्स का मान निकलेगा तो -1 से 1 के बीच में रहेगा, cos इनवर्स के भी निकलेगा तो -1 से 1 के बीच में रहेगा, tan इनवर्स का मान निकलेगा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे कॉट का, उसका भी रेसिप्रोकल होता है। कॉट के बात करेंगे तो थीटा होगा तो 0 से पाई होगा, रियल मतलब, और उसका वैल्यू होगा से रियल नंबर। सेक में बात करेंगे तो रियल -1 से 1 होगा। ये इम्पोर्टेंट उतना नहीं है।
अब सेट में बात करेंगे। सेट में क्या होता है, एन सच दैट, इसको सच दैट पढ़ते हैं, इसको सच दैट पढ़ते हैं। एन सच दैट द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, अगर ऑल नेचुरल नंबर कहेगा का सेट कहेगा तो उसे इस तरह डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राकृतिक संख्या 0 1 2 3 डॉट डॉट। और जेड, जेड को क्या कहा जाता है, इंटीजर नंबर, यानी प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू, यानी जीरो भी होगा, 0 प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री, ये सब इंटीजर होगा। क्यों मतलब होता है रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। और आर का मतलब होता है रियल नंबर, रियल नंबर। इसके बाद आर प्लस का मतलब क्या आता है, पॉजिटिव रियल नंबर। और सी सच दैट सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। इसके बाद हम बात करेंगे, हम आगे देखते हैं लॉ ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन। इंटरसेक्शन और यूनियन पूछ देता है, इसको पढ़ते हैं क्या, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन पढ़ते हैं। और इसको और ऐसा रहता है इसको यूनियन पढ़ते हैं, यूनियन। और इस तरफ रहता है इंटरसेक्शन करता है। तो ये इंटरसेक्शन कम्यूटेटिव लॉ एसोसिएटिव लॉ का पालन करता है। अगर ए इंटरसेक्शन बी रहता है तो बी इंटरसेक्शन ए लिख सकते हैं। अगर ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी हाँ, ए इंटरसेक्शन बी रहेगा और बी और उसका इंटरसेक्शन सी रहेगा तो लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसके बाद थर्ड में बात करेंगे हम, तो थर्ड में इंडिपोटेंट लॉ, आइडेंटिपोटेंट लॉ, यानी ए इंटरसेक्शन ए रहेगा तो उसको ए लिख सकते हैं। ए इंटरसेक्शन फाई रहेगा, यानी फाई का मतलब क्या होता है, इम्प्टी रिलेशन, यानी कोई मतलब कोई उसमें एलिमेंट ना हो, यानी एम्प्टी सेट। फाई का मतलब क्या होता है, फाई का मतलब होता है एम्प्टी सेट, यानी उसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। इसके बाद बात करेंगे हम लॉ ऑफ यूनियन भी उसी प्रकार है। इसके बाद देखते हैं वेन डायग्राम में क्या होता है, ए प्लस बी का डैश इज इक्वल टू होगा ए डैश प्लस बी का, यानी इसमें क्या होता है, इसमें वेन डायग्राम में ऐसे देखते हैं, मतलब ए है, वेन डायग्राम ए है, मान चलिए, तो इसमें कहेगा इंटरसेक्शन कौन है, तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, और यूनियन का मतलब होता है पूरा। तो इन दोनों में कॉमन के ए है, तो ए लिख सकते ए है, ए बी है, तो ये लिख सकते ए इंटरसेक्शन बी, इस प्रकार हम। इसके बाद देख लीजिए ये सब। इसके बाद हम चलते हैं इनवर्स ऑफ इनवर्स फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। ए यहाँ पर दिया है, इफ ए से बी डिफाइन है कोई फंक्शन, वन अनटोल फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन। इनवर्स फंक्शन जब भी डिफाइन होगा, इनवर्स फंक्शन जब भी डिफाइन होगा वह बाइजेक्टिव के लिए या वन अनटू के लिए। क्यों, क्योंकि वन अनटू के ही क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव कहते हैं। इसीलिए ध्यान दीजिएगा, जब भी इनवर्स फंक्शन डिफाइन होगा वह बाइजेक्टिव होना चाहिए, तभी डिफाइन होगा। तो एफ ए से बी डिफाइन होगा तो लिख सकते हैं एफ इनवर्स में बी ए से डिफाइन होगा। इसके बाद हम कुछ इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी देखते हैं। ए इनवर्स को बाइजेक्टिव ऑल्सो बाइजेक्टिव फंक्शन, यानी इनवर्स फंक्शन कब डिफाइन होगा, जब बाइजेक्टिव होगा। इनवर्स बाइजेक्टिव और यूनिक, यानी अकेला होना चाहिए अपने आप में। एफ इनवर्स यानी कोई भी फंक्शन का दो बार इनवर्स निकालिएगा तो वही फंक्शन होगा। ठीक, यही कहा है 3 में। 4 में क्या है, एफ एंड जी टू बाइजेक्टिव सच दैट जीओ एफ एग्जिस्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा, यानी जीओ एफ रहेगा तो पहले एफ का इनवर्स तब जी का इनवर्स। इसके बाद बात करेंगे हम 5 में, ए बी है तो बाइजेक्टिव फंक्शन एफ इनवर्स बी से ए डिफाइंड, इनवर्स फंक्शन क्या होगा, आई ए लिख सकते हैं। यानी इम्पोर्टेंट ए होता है, ए पूछता ए है ऑब्जेक्टिव में, ए इनवर्स सॉरी ए फंक्शन डिफाइन होता है किसके लिए, तो बाइजेक्टिव के लिए, या कह सकते हैं वन के लिए, वन
1 1 और 2 के लिए 1 1 और 2 के लिए डिफाइन होता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं लिमिट एंड कंटिन्यूटी। लिमिट एंड कंटिन्यूटी में क्या होता है, उसका कोई कुछ फार्मूला है और उसका प्रॉपर्टी है लिमिट एफ ए और जी एक्स एफ एक्स जी एक्स रहेगा तो लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स जी एक्स। इसके बाद देख लीजिएगा ये सब कांस्टेंट रहेगा तो कांस्टेंट बाहर निकलेगा तब होता है लिमिट का हल। इसके बाद हम देखते हैं ये लिमिट अगर डिवाइड में रहेगा तो अलग अलग लिमिट लिख सकते हैं। ये फार्मूला याद रखिएगा, ये 6 फार्मूला है, 6 7 फार्मूला से ध्यान लीजिए। और लिमिट एक्स टेंड टू 0 हो, साइन एक्स बाई एक्स हो तो उसका मान 1 होगा, अगर tan एक्स बाई एक्स हो तो 1 होगा, साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स हो तो 1 होगा, tan इनवर्स एक्स बाई एक्स हो तो 1 होगा, अगर 1 माइनस कॉस एक्स हो और एक्स हो तो 0 होगा। इसके बाद हम बात करेंगे, आगे देखते हैं अगर लिमिट एक्स टेंड टू 0 हो, लिमिट एक्स टेंड टू क्या हो 0 हो, लिमिट एक्स टेंड टू 0 हो और 1 प्लस एक्स हो बाय एक्स हो तो इज इक्वल टू 1 होगा। यहाँ पर जो रहेगा सॉरी यहाँ पर जो रहेगा इस एक्स के जगह पर वही नीचा रहना चाहिए। इसके बाद लिमिट एक्स टेंड टू 0 लॉग ऑफ ए अब पावर में 1 प्लस एक्स रहेगा, एक्स के जगह पर जो चीज रहेगा वही चीज नीचा रहेगा, उसका मान होता है लॉग ए और ई होता है, लॉग ई बेस ए होता है। उसका पावर में रहेगा लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटिव रहेगा 1 प्लस 1 बाई एन रहेगा, पावर एक्स रहेगा तो ई वैल्यू होगा। इसके बाद ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है 15 में, लिमिट एक्स टेंड टू ए एक्स के पावर एन माइनस ए के पावर एन बाई एक्स माइनस ए, तो फार्मूला होता है इसका एन इंटू ए के पावर एन माइनस 1 फार्मूला होता है। कंटिन्यूटी या डिफरेंशिएटी में क्या होता है, कंटिन्यूटी का फार्मूला ये है एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस चेक करने के लिए कहेगा तो एफ ए प्लस निकाल लीजिए, ऑफ एफ ए माइनस निकाल लीजिए और ऑफ एफ ए निकाल लीजिए, तीनों बराबर होगा तब कहेंगे कंटिन्यूटी है, नहीं तो कहेंगे नहीं है। ये कंटिन्यूटी चेक करने का फार्मूला है। इसके बाद बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंशिएशन। प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसके कैसे कैसे यूज होता है। एफ एफ डैश यानी इसका डीसी है एक तरह से। एफ डैश का मतलब क्या होता है डिफरेंशिएशन यानी dy बाई dx लिखते हैं। तो यह क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं। अगर कोई फंक्शन दिया रहेगा तो उसका डीसी कैसे लिखते हैं यानी dy बाई dx कैसे लिख सकते हैं, तो एफ डैश ही लिखना क्या कहलाता है, सॉरी एफ डैश लिखना ही क्या कहलाता है, उसका डिफरेंशिएशन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है अगर डी एफ एक्स बाई एक्स रहेगा तो लिमिट एक्स एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच ए माइनस एफ एक्स बाई एच। यह लॉरेंस थ्योरम और लैग्रेंज थ्योरम में, रॉल्स थ्योरम लैग्रेंज थ्योरम में यूज होता है, आगे बताएंगे। और इसके बाद डिफरेंशिएशन में दो फंक्शन जोड़ में रहेगा तो उसको अलग अलग को डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अगर सबस्ट्रेक्ट में रहेगा तो अलग अलग भी कर सकते हैं। अगर कोई कांस्टेंट इनटू कोई फंक्शन रहेगा उसका डीसी कहेगा निकालने के लिए तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लीजिएगा तब उसका डीसी निकालिएगा। और दो फंक्शन प्रोडक्ट में रहेगा उसका डीसी निकालिएगा तो दूसरा बाहर निकालिए तो पहला का डिफरेंशिएशन, फिर पहला बाहर निकालिए तो दूसरा का डिफरेंशिएशन। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे डिवाइड में रहेगा तो क्या करिएगा। डिवाइड में रहेगा u इंटू वी तो निचका को बाहर निकालेगा तो ऊपर का डीसी निकालेगा, फिर माइनस ऊपर का को बाहर निकालेगा तो निचका का डिफरेंशिएशन करिएगा बट निचका का होल स्क्वायर करिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे इंपोर्टेंट डिफरेंशिएशन जो ऑब्जेक्टिव में आता है। इसके बाद कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, x का होता है 1 होता है, x का x होता है, क्यों, क्योंकि डी बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस बी। इसका डिफरेंशिएशन निकाले तो क्या होगा, ए बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट है ए, x का क्या होता है 1 अब प्लस बी कांस्टेंट है क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे वह उसका मतलब फंक्शन रहेगा तभी इंटीग्रेशन
तभी डिफरेंशिएशन होगा, नहीं तो जीरो होगा या बाहर निकल जाएगा। तो बी तो बाहर निकाल देंगे तभी भी कांस्टेंट रह जाएगा, तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा, यानी ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे अब 4 नंबर में। 4 नंबर में क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स के पावर एन। तो क्या होता है, एन इंटू एक्स के पावर एन फॉर्मूला होता है। और इसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाई एक्स का होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स का होता है 1 बाई 2 रूट एक्स होता है। और एल ऑफ एक्स का होता है या लॉग ऑफ एक्स का होता है, लॉग ऑफ एक्स का होता है 1 बाई एक्स होता है। इसके बाद हम बात करेंगे 8 में क्या है, डीसी का आता है लॉग एक्स टू द बेस ए। तो क्या होता है 1 बाई एक्स लॉग ए होता है। और ए के पावर एक्स का क्या होता है, ए के पावर एक्स इंटू एल ऑफ ए होता है इसका डीसी, जहाँ ए क्या होगा 0 से बड़ा होगा। क्योंकि लॉग जब भी डिफाइन होगा तो ए से बड़ा होना चाहिए, यहाँ पावर में होता है जो। इसके बाद ई के पावर एक्स होगा, डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स का एक्स से होता है। साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है। उसके बाद हम देखते हैं आगे 4 में कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स या कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कोसेक इनवर्स एक्स के माइनस 1 बाई रूट अंडर 1, यानी साइन के उल्टा ही होता है कोस, क्योंकि साइन में होता है प्लस होता है, वही माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या होता है कोस का डीसी हो जाता है। इसके बाद हम टेन में बात करेंगे, तो टेन के बता लीजिए, टेन के निकाल लीजिए, टेन इनवर्स एक्स का 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस से तो कट हो जाएगा, या सेक को 1 बाई मॉड ऑफ एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को सेक के माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेक के इक्वल टू आएगा। इसके बाद हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ ए डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मतलब होता है उसमें एप्लीकेशन है डीसी का यूज। तो इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट, टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए क्या करता है, कोई पॉइंट होना आवश्यक है, कोई पॉइंट और कोई फंक्शन, कोई पॉइंट और फंक्शन। इक्वेशन पहले निकालने के लिए, इक्वेशन निकालने के लिए टेंजेंट का डीसी होना चाहिए, यानी डीसी होना चाहिए, यानी dy बाई dx होना चाहिए और पॉइंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, dy बाई dx होना चाहिए और पॉइंट होना चाहिए। तो क्या होता है y माइनस yn होता है बराबर dy बाई dx होता है और x माइनस x1 होता है टेंजेंट का इक्वेशन। इसके बाद हम बात करेंगे नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है। तो कर्व दिया रहेगा, मतलब मान के चलिए y बराबर एफ एक्स कर्व है, तो dy बाई dx होगा, तो क्या होगा टेंजेंट का स्लोप होगा, और टेंजेंट का स्लोप होगा। अगर यही में नॉर्मल का स्लोप कहेगा, नॉर्मल का कहेगा तो 1 बाई स्लोप क्या हो रहा है 1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट, 1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी नॉर्मल का स्लोप कहेगा तो 1 बाई टेंजेंट हो जाता है, टेंजेंट का स्लोप इक्वल टू होगा नॉर्मल का स्लोप। अगर इक्वेशन कहेगा निकालना तो y माइनस y1 इक्वल टू माइनस 1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू x माइनस a। आप देखते हैं रोल्स थ्योरम और लैग्रेंज थ्योरम। रोल्स थ्योरम कब डिफाइन होता है, कहता है इफ ए फंक्शन फाइंड एफ ए से बी डिफाइन होगा, तो रोल्स थ्योरम क्या कह रहा है, अगर ए से बी कॉन्टिन्यूअस होगा और ए से बी ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होगा और एफ ए इज इक्वल टू एफ बी होगा, तो क्या कहता है रोल्स थ्योरम, यह डिफाइन होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। अगर यह दोनों डिफाइन, यह तीनों नियम डिफाइन होने के बाद एफ डैश सी निकालने के लिए क्या करिएगा, एफ डैश सी निकालने के लिए क्या करेगा, जो मतलब ए इसको और इसको इक्वल टू आने के बाद उसका डीसी होगा, मतलब y बराबर एफ एक्स जो फंक्शन होगा उसका dy बाई dx निकालेंगे, और जो फंक्शन होगा एफ डैश एक्स, वही एफ डैश एक्स के जगह पर सी पुट कर दीजिएगा और इज इक्वल टू 0 कर दीजिएगा,
और जो सी का मान निकलेगा वही रॉस थ्योरम के क्या कहेगा, सी के मान निकलेगा। उसके बाद लैग्रांज थ्योरम या मीन वैल्यू थ्योरम इसको कहते हैं। तो यह क्या कह रहा है, जब ए से बी कंटिन्यूअस होगा, बी से ए से बी डिफरेंशिएबल होगा और एफ और एफ सी और यह डिफाइन होने के लिए क्या कहा है, यह डिफाइन होने के लिए दो चीज कहता है, कंटिन्यूअस होना चाहिए और डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तब इसके बाद एफ इनवर्स सी एग्जिस्ट करेगा, एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। इसके बाद हम देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन। प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स रहेगा तो उसको एफ एक्स प्लस सी लिख सकते हैं। यह डिफिनिट इंटीग्रेशन हो गया, इनडिफिनिट हो गया, यह हो गया इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। तो एफ इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होता है, ये इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स बराबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस सी होता है, यानी डीसी का उल्टा होता है इंटीग्रेशन, डीसी का उल्टा होता है इंटीग्रेशन, यानी ए एफ एक्स है, ए एफ एक्स है तो ए तो कांस्टेंट है, तो ए बाहर निकालते थे डीसी में भी और इंटीग्रेशन में भी ए को बाहर निकालिए, उसके बाद इंटीग्रेशन निकालिए। अगर इसके बाद बात करेंगे 3 में, अगर दो फंक्शन सम में रहेगा तो इंटीग्रेशन निकालना है तो अलग अलग को इंटीग्रेशन के सम कर सकते हैं, अगर सबस्ट्रैक्ट में रहेगा तो अलग अलग को कर सकते हैं, अगर डिवाइड में रहेगा तो क्या करेंगे, डिवाइड में नहीं होता है इंटीग्रेशन, डीसी होता है लेकिन इंटीग्रेशन डिवाइड में नहीं होता है। इसके लिए प्रॉपर्टी आता है, अगर नीचे का डीसी ऊपर रहे, अगर जैसे में एफ एक्स है y इज इक्वल टू एफ एक्स है, एफ एक्स है यह फंक्शन है, यह उसका डीसी यानी डिफरेंशिएशन है, तो इसका मान होता है log ऑफ एफ एक्स लिखिए, log ऑफ एफ एक्स लिखिए या log ऑफ ई एफ एक्स प्लस सी लिखिए, दोनों का मतलब सेम होता है। इसके बाद हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट इंटीग्रेशन, इम्पोर्टेंट इंटीग्रेशन। इसके बाद हम बात करें इम्पोर्टेंट इंटीग्रेशन क्या कर रहा है। फर्स्ट में देखिए x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x के पावर n बाई n प्लस 1 प्लस सी होता है, इसका cos x का sin x प्लस सी होता है, sin x का cos माइनस cos x प्लस सी होता है, sec x का sec स्क्वायर x का क्या होता है tan x प्लस सी होता है और cosec स्क्वायर होगा माइनस cot x प्लस सी होता है। इसके बाद हम आगे देखते हैं, इसके बाद 5 में देखते हैं, 6 में है sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन sec x प्लस सी होता है और cosec x इंटू cos x का माइनस cosec x होता है और इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स एक्स होता है, डी एक्स बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर cosec इनवर्स एक्स होता है माइनस cosec इनवर्स एक्स। इसके बाद 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स एक्स होता है। इसके बाद हम बात करेंगे 11th में 1 बाई cot इनवर्स एक्स होता है माइनस में और इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होता है सेक स्क्वायर होता है। इसके बाद डी एक्स बाई एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर होता है कोसेक इनवर्स माइनस कोसेक इनवर्स प्लस एक्स होता है, सी होता है, सी होता है से कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। यह किस में जाता है, सिर्फ इंडिफिनिट में ही देता है, इंडिफिनिट में ही देता है, डिफिनिट में नहीं देता है। ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई के पावर एक्स प्लस सी होता है। इसके बाद आगे देखते हैं 15 में ए के पावर एक्स, ए के पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ए के पावर एक्स इंटू एल एन ऑफ ए प्लस सी होता है और 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन ऑफ एक्स होता है। इसके बाद tan एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan एक्स का इंटीग्रेशन होता है एल एन ऑफ tan एक्स का एल एन ऑफ सेक एक्स होता है, cot एक्स का क्या होता है एल एन ऑफ साइन एक्स होता है, या एल एन ऑफ सेक एक्स लिख दीजिए या लिख कभी कभी उल्टा कर देता है, माइनस में लिख देगा एल एन ऑफ cos एक्स और प्लस सी होगा tan एक्स का, और cot एक्स का लिख देता है कभी कभी माइनस में एल एन ऑफ कोसेक एक्स होता है प्लस सी होगा।
इसके बाद बात करेंगे सेक एक्स को। सेक एक्स को ln ऑफ सेक एक्स प्लस tan x होता है। कोसेक एक्स को क्या होता है, कोसेक एक्स होता है कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स होता है। इसके बाद हम बात करेंगे 21 में क्या कर रहा है, 21 में है इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है। इसके बाद 12 में देखिए इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी होता है। और डी बाई एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है 1 बाई ए होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी होता है। ये फॉर्मूला बहुत वीवीआई है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में। इसका 24 में देखते हैं 24 में क्या है, डी बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर ln ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद 25 में देखते हैं 25 में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है ln ऑफ एक्स प्लस वो नीचे वाला डिफरेंशिएशन नीचे वाला फंक्शन। इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है 1 बाई 2a। अगर ए स्क्वायर पॉजिटिव में रहेगा तो उससे ऊपर पॉजिटिव वाला ए प्लस एक्स होगा और नीचा ए माइनस एक्स। अगर निगेटिव में रहेगा ए स्क्वायर तो ऊपर निगेटिव वाला नीचा प्लस वाला। इसके बाद देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर निगेटिव में रहेगा तो निगेटिव वाला ऊपर पॉजिटिव वाला बताए किए हैं। इसका हम देखते हैं 29 में क्या कर रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर तो होता है एक्स बाई 2 होता है रूट अंडर वह फंक्शन। उसके बाद प्लस ए स्क्वायर बाई 2 होता है एक्स और ln ऑफ 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाला ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है। इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह पर सिर्फ कुछ नहीं होता, अगर ए स्क्वायर अगर प्लस यहाँ पर ए स्क्वायर अगर प्लस होगा तो यहाँ पर प्लस होगा, अगर माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस होगा। इसके बाद हम देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर ए एक्स और इंटू साइन बी एक्स होगा तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन एक्स माइनस बी साइन एक्स प्लस सी होगा। इसी प्रकार इस पर आगे देखते हैं डिफरेंट इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी। डिफरेंट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टी आ गया, प्रॉपर्टी आ गया डिफरेंट इंटीग्रेशन के। अगर लोअर लिमिट ए अपर लिमिट ए अगर दोनों लिमिट सेम हो, अगर दोनों लिमिट ए है दोनों लिमिट सेम हो फंक्शन कुछ भी हो, दोनों लिमिट सेम हो फंक्शन कुछ भी हो उसका मान 0 होता है। अगर अपर लिमिट ए हो अपर लिमिट बी हो लोअर लिमिट ए हो और ए बी की जगह कुछ भी हो सकता है तो उसको ए बी फंक्शन चेंज कर सकते हैं, यानी फंक्शन वही रहेगा, उसको इनपुट में होगा वह चेंज करते हैं, यानी फंक्शन के रिस्पेक्ट चेंज कर सकते हैं। यानी इसमें एक्स के रिस्पेक्ट में यानी टी को रिस्पेक्ट में, यानी कोई फंक्शन मान के चलिए है कोई इंटीग्रेशन है ए से बी है एफ एक्स है तो उसको ए से इंटीग्रेशन ए से बी इंटीग्रेशन ए से बी एफ टी लिख सकते हैं। सिर्फ यह फंक्शन वही रहेगा, सिर्फ इसका इनपुट रहेगा, इनपुट चेंज होगा यानी रिस्पेक्ट चेंज होगा, यह करने से वैल्यू चेंज नहीं होता। इसके बाद हम थर्ड में कहते हैं ए से बी है एफ एक्स है, अगर इसका लोअर लिमिट अपर लिमिट चेंज करिएगा तो निगेटिव से मल्टीप्लाई होगा। इसके बाद हम बेस चेंज फार्मूला देखेंगे। अगर कोई इंटीग्रेशन होगा, मान के चलिए कोई इंटीग्रेशन है ए से बी डिफाइन है एफ एक्स है तो इसका हम लोअर लिमिट अपर लिमिट चेंज कर सकते हैं बेस चेंज फार्मूला से, यानी ए से सी कर दिए हम एफ एक्स प्लस फिर दूसरा इंटीग्रेशन होगा तो जो इसका अपर लिमिट होगा वही उसका लोअर लिमिट होगा सी, और उसके बाद यहीं पर इंड करना है तो यहाँ पर बी है तो बी कर दीजिए। ऐसे इसको बेस चेंज फार्मूला से लिख सकते हैं। इसके बाद ए बी से ए बी को क्या कहते हैं, ए से बी डिफाइन हो मतलब इंटीग्रेशन लोअर लिमिट ए
अपर लिमिट बी हो, एफ एक्स हो, तो उसको हम एक्स को रिप्लेस कर सकते हैं ए प्लस बी माइनस एक्स से। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे एफ माइनस ए से ए हो, अगर लोअर लिमिट माइनस ए से हो, लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम हो, एक निगेटिव में एक पॉजिटिव में हो, और तो एफ में क्या करना, पुट करना माइनस, निगेटिव पुट करना। निगेटिव पुट करने के बाद अगर वह निगेटिव पुट करने के बाद एफ एक्स निगेटिव आ गया तो उसका मान 0 होगा, उसका मान 0 होगा। अगर पॉजिटिव आ गया तो 2 इंटू 2 0 से ए होगा और वह फंक्शन हो जाएगा। ठीक, वही लिखा यहाँ पर। अगर एफ माइनस एक्स पुट करेंगे तो अगर एफ एक्स चलाएगा तो 2 इंटू 0 से एफ एक्स हो जाएगा। अगर माइनस पुट करेंगे, निगेटिव पुट करेंगे, निगेटिव आ जाएगा तो 0 होगा। ठीक, इसके बाद हम यही है, अगर लोअर लिमिट अपर लिमिट कुछ भी हो, 0 से 2a हो या 0 से a हो, तो उसको x को रिप्लेस कर सकते हैं हम, मतलब लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, 5 था ना प्रॉपर्टी उसी से आता है, यानी 2a माइनस एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं 27 में, देखें ये भी आई है, ए 8 9 10 ये पूछ देता है ऑब्जेक्टिव के लिए, एलएन ऑफ साइन एक्स, अगर एलएन ऑफ साइन एक्स 0 से पाई बाई 2 हो, इसमें चेंज नहीं होना चाहिए, 0 से पाई बाई 2 ही होना चाहिए, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई बाई 2, एलएन ऑफ साइन एक्स हो या साइन टी हो, अगर इनपुट में कुछ भी हो टी के जगह पर, एक्स के जगह पर, तो इसका मान क्या होता है, माइनस पाई बाई 2 और इंटू लॉग 2 होता है। साइन और कॉस के दोनों के सेम वैल्यू होता है। इसके बाद कोसेक की बात करेंगे तो पाई बाई 2 लॉग 2 होता है, क्योंकि इसका उल्टा होता है। इसके बाद हम बात करेंगे एलएन ऑफ सेक एक्स का, पाई बाई 2 लॉग सेक एक्स होता है, यानी साइन कॉस के आद रखने के बाद ये दोनों के आद रख सकते, क्योंकि वह माइनस में होता है, ये दोनों प्लस में होता है। इसके बाद हम बात करेंगे अगला चैप्टर वेक्टर। वेक्टर में क्या होता है, ए वेक्टर को, यानी ए वेक्टर यह बेसिक वेक्टर है, ए कोई वेक्टर हो, ए वेक्टर हो तो उसका लिख सकते हैं उसका मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट वेक्टर। मतलब मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, ये कोई वेक्टर हो, आई हो, जे हो और के हो, आई प्लस जे प्लस के हो, तो उसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू होता है एक्स आई जेड के कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम के स्क्वायर रूट, यानी इसका कोफिशिएंट कितना है 1 का स्क्वायर प्लस इसका कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, सभी का जोड़, यानी रूट अंडर 3 हो गया। इस तरह इसके बाद यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होगा, कोई वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने के बाद वह यूनिट वेक्टर होगा। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है, यह ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। जहां पर एक क्या वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर होगा। जीरो वेक्टर या नल वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो, मैग्नीट्यूड कहिए या मॉडुलस कहिए, सेम होता है। इसके बाद ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर में क्या होगा, कोई ट्रायंगल मान के चलिए, ए है, बी है, सी है, कोई ट्रायंगल है तो इधर से चलिए या इधर से चलिए, कोई रास्ता से चलिए, लेकिन उसका शॉर्टकट रास्ता उसका अपोजिट होगा। जैसे में इस यहाँ पे देखिए, यह 0 है, यहाँ से चलते हैं, यहाँ पर 0 से ई चलते हैं और ई से एफ चलते हैं, तो ए से बी चले तो ऐसे चले, यहाँ से ए 0 से ई चले, ई से एफ चले, और 0 से ई चले शॉर्टकट रहता तो क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा। इसके बाद हम प्रॉपर्टी की बात करेंगे एडिशन में, तो क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर को ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर लिख सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ द क्यू। कोई भी वेक्टर का है उसका पोजीशन वेक्टर, मतलब पोजीशन मान के चलो कोई पॉइंट दे दिया,
पॉइंट दे दिया ए बी सी, तो काका इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? पोजीशन वेक्टर का मतलब हो गया जीरो से यानी ओरिजिन से उसका दूरी, ओरिजिन से दूरी कहिए या ओरिजिन से उस पॉइंट को मिला देने पर पोजीशन वेक्टर का निर्माण हो जाता है। और इसका पोजीशन वेक्टर कहेगा निकालने के लिए तो क्या लिख देंगे? ए आई जे प्लस बी जे प्लस सी के, यानी आई जे के से मल्टीप्लाई कर देने पर पोजीशन वेक्टर हो जाए। आई जे क्या है? तो एक्स एक्सिस के साथ जो डिस्टेंस होता है यानी एक्स एक्सिस होता है उसके आई कहते हैं, वाई एक्सिस होता है उसे जे कहते हैं और जेड एक्सिस होता है उसे के कहते हैं। इसके बाद देखते हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos थीटा होता है। ए बी कहिए या ए का मैग्नीट्यूड कहिए, बी का मैग्नीट्यूड कहिए, cos थीटा कहिए, दोनों का मतलब सेम होता है। लेकिन आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे या के डॉट के इज इक्वल टू 1 हो रहा है। यह ऑब्जेक्टिव में हर एक साल पूछा है, बहुत साल पूछा है, VVI है। इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड में, आई डॉट जे डॉट के डॉट आई इज इक्वल टू 0 होता है, या उल्टा कर दीजिए आई जे या जे के इज इक्वल टू 0 होगा अगर दो वेक्टर। और इसके बाद हम बात करेंगे 0 और 1 कैसे होता है। 0 और 1 की बात करेंगे तो ए और बी मान के चले दो वेक्टर है, उसका बीच का एंगल थीटा है। अगर यह मान के चले यह हो गया सो एक्स, यह एक्स हो गया, सो वाई हो गया, यह जेड हो गया, तो एक्स वाई एक्स और एक्स एक्स के साथ कितना का 0 है? यह लाइन यह अपनी के साथ कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 0 डिग्री का, यानी cos 0 देंगे तो यह कितना होगा? 1 होगा, इसीलिए यहाँ पर 1 होगा। अगर आई जे की बात करेंगे तो ए इसको आई कहते हैं, इसको जे कहते हैं, तो आई और जे या जे और आई या आई और के, यह तीनों अपने से दूसरे के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री का, यानी cos 90 बराबर कितना होता है? 0 होता है। इसी प्रकार 0 होता है। और इसके बाद हम 5 में कहते हैं, 5 में ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, उसका डॉट कहता है निकालने के लिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कहता है निकालने के लिए उसका कोरस्पोंडिंग को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2, a1 इंटू b2 प्लस a3 इंटू b3 मल्टीप्लाई करके सम कर दिए, a डॉट b निकल जाएगा। इसके बाद एंगल निकालना हो, cos थीटा निकालना हो, cos थीटा निकालना हो तो a डॉट b निकाल लीजिए बाय रूट अंडर पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए इनटू दूसरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा, cos थीटा निकल जाएगा। इसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट में बात करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप का मतलब क्या होता है? एन क्या होता है? यह होता है परपेंडिकुलर, मतलब यह कोई वेक्टर हो गया, यह कोई ए वेक्टर हो गया, यह बी वेक्टर हो गया, तो यह होता है, तो यह एन कैप होता है। यह ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होता है, दोनों का परपेंडिकुलर होता है। इसके बाद हम बात करेंगे आई क्रॉस आई या जेड क्रॉस जे इज इक्वल टू 0 होता है। क्यों 0 होता है? क्योंकि बताए आई क्रॉस आई के साथ 0 डिग्री कोण बनाएगा, आई दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा, अपने के साथ 0 डिग्री का कोण बनाएगा, तो क्या होता है? आई क्रॉस आई यानी साइन 0 बराबर 0 होता है, इसीलिए 0 हो जाएगा। अगर आई जे लिखिए तो के हो जाएगा, जे के लिखिए तो के हो जाएगा। एक बात और बताना चाहेंगे, डॉट प्रोडक्ट में छूट गया प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी आगे होगा बताएंगे, या हम बता देते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को हम बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख सकते हैं, यानी ए बी लिखिए या बी ए लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को हम ए बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर नहीं लिख सकते। अगर लिख देते हैं ऐसे बाय चांस तो इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देने से यह दोनों इक्वल होगा। माइनस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, अगर ऐसा लिख देते हैं तो यह रॉन्ग होगा, यह ध्यान देना। इसके बाद देखते हैं आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के हो जाएगा, जे के होगा, जे क्रॉस के होगा आई होगा, के क्रॉस आई होगा जे होगा, आई जे क्रॉस के होगा यानी माइनस के होगा। यानी इस डायग्राम से समझिए,
यहाँ पर आई है, जे है, के है, यानी ऐसे चलिए, मतलब रेगुलर चलिए, आई के साथ, आई के बाद जे के बाद के बाद आई, ऐसे चलिए तो पॉजिटिव होगा, अगर ऐसे चलिएगा तो निगेटिव होगा। ठीक, बढ़िया से लिख देते हैं। अगर अगर ऐसे चलिएगा तो पॉजिटिव होगा, अगर ऐसे चलिए, अगर ऐसे सॉरी ऐसे चलिएगा तो निगेटिव होगा। जैसे में आई क्रॉस जे, आई के साथ जे आता है तो यह प्लस होगा, प्लस के होगा, यानी आई क्रॉस जे, यानी इस दोनों को छोड़कर तीसरा वेक्टर जो बचा वह वेक्टर, यानी जे के, इसके बाद जे और के, इसके बाद छोड़ के बचा जो रेगुलर में चला आई, उसके बाद जे, तब उसके बाद के। अगर यही में जे क्रॉस आई चलता है, जे उसके बाद आई, यह उल्टा चला, इस तरफ से इस तरफ चला, आई निगेटिव में हो जाएगा, तीसरा वेक्टर होगा लेकिन निगेटिव होगा, यह ध्यान देना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछ देता है। आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस आई के इज इक्वल टू आई, के क्रॉस आई जे, जे क्रॉस आई माइनस के क्रॉस आई माइनस आई, आई क्रॉस के माइनस जे। अगर दो वेक्टर दिया हो तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे निकालते हैं। दो वेक्टर दिया, ए वेक्टर बी वेक्टर दिया है, उसका क्रॉस प्रोडक्ट में निकालने के लिए एक सुंदर सा डिटर्मिनेंट का यूज पड़ता है। फर्स्ट रो में, डिटर्मिनेंट के फर्स्ट रो में क्या लिख दीजिएगा, आई जे के लिख दीजिएगा। उसके बाद सेकेंड रो में क्या लिख दीजिएगा, फर्स्ट वेक्टर का जो एक आई जे के का कोफिशिएंट रहेगा वह लिख दीजिएगा, और थर्ड में क्या लिख दीजिएगा, जो सेकेंड में वेक्टर रहेगा उसके आई जे के कोफिशिएंट लिख दीजिएगा, और उसके मान निकालने के लिए हमेशा मान निकालेगा तो फर्स्ट रो से निकालेगा, फर्स्ट रो से निकालिएगा, क्योंकि यहाँ पर आई जे के है, इसीलिए आई जे के रूप में रिलेशन आएगा। अगर एंगल पूछेगा तो साइन थीटा निकालने के लिए तो हम दो तरीका से निकाल सकते हैं। अगर कोई दो वेक्टर दे दे, अगर एंगल कहेगा निकालने के लिए तो हम क्रॉस से भी निकाल सकते हैं और डॉट से भी निकाल सकते हैं। जैसे में ए हो गया और बी वेक्टर दो दिए, तो हम थीटा निकालना चाहते हैं तो cos थीटा बराबर हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो जाएगा। अगर यही में हम साइन थीटा निकालते हैं तो ए क्रॉस बी हो जाएगा डॉट बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अगर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का निकालने के लिए ए क्रॉस बी वेक्टर तो निकालिए, और इसका मैग्नीट्यूड कहता निकालने के लिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहता निकालने के लिए तो क्या करिएगा, रूट अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर सभी का जोड़ कर दीजिएगा। इसके बाद हम आगे देखते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। वेक्टर को ट्रिपल प्रोडक्ट क्या करते हैं, अगर ए डॉट बी क्रॉस सी हो, यानी तीन वेक्टर दिया हो, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, तीन वेक्टर दिया हो और उसका ट्रिपल प्रोडक्ट कहता है निकालने के लिए तो क्या करिएगा, ए वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी लिख सकते हैं, यानी इसी को रेगुलर में लिख सकते हैं, यानी यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर बी हो गया, यहाँ पर सी हो गया, यानी ए क्रॉस बी को सीरियल वाई लिख सकते हैं। कैसे भी लिखिए सीरियल वाई लिख सकते हैं। जैसे में हम ए बी सी को लिख सकते हैं, भी हम लिख सकते हैं बी सी ए भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम लिख सकते हैं सी ए बी, क्योंकि सी के बाद ए आता है, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं हम बी ए सी, ये लिखना गलती है। इसके ऐसे लिख देने पर भी हम चाहते हैं इसे लिख देना तो इसे मल्टीप्लाई माइनस कर देने से इक्वल टू होगा, यानी मल्टीप्लाई माइनस कर देने से सही होगा। ए डॉट बी क्रॉस सी को लिख सकते हैं, इस डिटर्मिनेंट को मान निकालिएगा तो A1 का मान निकालेगा तो फर्स्ट कॉलम खत्म, और इसके बाद B2 C2 माइनस B3 और C2, इसे डिटर्मिनेंट का मान निकाल लीजिएगा। ए क्रॉस बी का ए क्रॉस बी निकल गया। उसके बाद डॉट निकालना हो तो डॉट के लिए क्या करते हैं, उसका आई जे के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर देते हैं,
इसी तरह अभी बताए हैं ए बी को क्या लिख सकते हैं, बी सी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए है, बी है, सी है, रेगुलर भी लिख सकते हैं। ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद ए। कहूँ भी ये नियम नहीं से ए से ही शुरू करे। अगर सी से शुरू करिएगा तो सी के बाद क्या आता है, ए, तो सी सी ए लिखिएगा तब बी लिखिएगा। अगर सी लिखिएगा, बी लिखिएगा, ए लिखिएगा, यह गलत हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए ए बी सी दिया है तो इसको बी सी लिख सकते हैं, यानी बी सी, बी तब सी तब ए। क्यों? क्योंकि बी के बाद सी आता है, तो बी सी तब ए, तब या उसके लिख सकते हैं सी ए बी लिख सकते हैं। अगर उल्टा लिखा जाता है तो कह दिए माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, सेम हो जाएगा। अगर तीन मैट्रिक्स सॉरी तीन वेक्टर दिया हो, दो वेक्टर सेम हो तो उसका मान 0 हो के बराबर होता है। ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई दो सेम हो, जैसे 5 में देखिए, 6 में, 7 में। अगर आई जे की बात करें तो आई जे के का ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेगा तो 1 के इज इक्वल टू आएगा। अगर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का है, वो सभी डॉट प्रोडक्ट था। अगर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात करें तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी को लिख सकते हैं ए डॉट सी, यानी ए वेक्टर को दूर वाला से, यानी ए डॉट सी इंटू बी वेक्टर माइनस बी वाला को, यानी ए से बी, ए डॉट बी सी वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं। अगर वेक्टर में रहेगा तो, तीनों क्रॉस में रहेगा तब। इसके बाद बात करें एप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर। वेक्टर का एप्लीकेशन का मतलब होता है एरिया निकालने के लिए यूज आता है, वेक्टर का एप्लीकेशन निकालने के लिए। जैसे में ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, तो कहता है एडजेसेंट साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल के एडजेसेंट साइड दिया, यानी अगल बगल वाला साइड दिया है, तो एरिया कहता है निकालने के लिए। तो क्या करिएगा, 1/2 ए क्रॉस बी निकाल लीजिएगा और उसका मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। उसके बाद क्या है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, यानी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कहता है निकालने के लिए। तो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, वह एरिया निकल जाएगा। इसके बाद कहता है वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोग्राम, पैरेललोपाइप्ड क्या होता है, पैरेललोपाइप्ड देखे होइएगा, नहीं देखे होएगा तो बता देते हैं। पैरेललोपाइप होता है सो दो पैरेललोग्राम के मतलब सटा हुआ होता है। एक पैरेललोग्राम नीचे से होता है और एक पैरेललोग्राम ऊपर से होता है, उसको जोड़ देने से पैरेललोपाइप का निर्माण होता है। जैसे में आप देखे होएगा क्यूब को, क्यूबाइड में देखिएगा तो दो आयत होता है, यानी दो रेक्टेंगुलर होता है, उसके दो रेक्टेंगुलर को जोड़ देने से क्या होता है, मतलब क्यूबाइड का निर्माण हो जाता है। इसी तरह दो पैरेललोग्राम को जोड़ देने से पैरेललोपाइप का निर्माण होता है। पैरेललोपाइप का वॉल्यूम अगर पूछेगा तो ए डॉट बी डॉट सी का मान निकालिए, ए बी सी वेक्टर का निर्माण निकाल लीजिएगा। ए बी सी का मान कैसे निकालिएगा, तो इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी। तो पहले क्रॉस निकालिएगा, न कि डॉट। क्यों? क्योंकि डॉट यहाँ निकालिएगा, क्रॉस निकालिएगा। तो डॉट क्यों नहीं निकालेगा, क्योंकि ये वेक्टर डॉट अगर निकालिएगा बाई चांस तो यह आई जे के रूप में आता है क्रॉस, और डॉट स्केलर होता है, तो यह इसको नहीं लिख सकते, यानी स्केलर इंटू स्केलर डॉट, मतलब कोई वेक्टर नहीं लिख सकते हैं। हम चैप्टर पढ़ाएंगे तो बताएंगे कोई स्केलर डॉट वेक्टर नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर क्रॉस का पहले यूज करेंगे तब डॉट का। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के में आई जे में रिलेशन आता है, और ए वेक्टर दिया रहेगा वह ऑटोमेटिक आई जे के रूप में रहेगा, और उससे डॉट निकालने के आसान होगा, क्योंकि आई के साथ आई और जे, आई के कोफिशिएंट के साथ आई के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे तब सभी को जोड़ करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम निकालने के लिए 1/6 ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे। इसके बाद हम देखेंगे नेसेसरी ऑफ द सफिशिएंट कंडीशन फॉर द डन पैरेललोग्राम नॉन जीरो वेक्टर।
दो नॉन तीन वेक्टर दिया रहेगा वह नॉन जीरो वेक्टर रहेगा और नॉन कोप्लेनर रहेगा, उसका कोप्लेनर चेक करने के लिए उसका ट्रिपल प्रोडक्ट निकालिएगा। अगर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होगा तो कोप्लेनर होगा, जीरो नहीं होगा तो नॉन कोप्लेनर होगा। इसके बाद देखते हैं थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री यानी 3D। 3D में क्या होता है, तीन पॉइंट होता है, कोई पॉइंट स्पेस में हो यानी कोई पॉइंट होता है स्पेस में, उसमें क्या होता है, तीन पॉइंट होता है यानी ए भी यानी एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है और जेड एक्सिस भी होता है, तीन पॉइंट होता है। यानी मान के चलिए आपको स्पेस में यानी धरती से ऊपर लेते हैं तो वह तीन एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा, एक्सिस के साथ वाई एक्सिस के साथ जेड एक्सिस के साथ, इसीलिए इसे ट्रिपल प्रोडक्ट में कर सकते हैं। यानी ट्रिपल प्रोडक्ट उदाहरण समझेंगे तो क्यूबाइड यानी क्यूबाइड एक ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया। जैसे में वैसा मतलब चित्र के अनुसार समझिए तो वैसा फिगर जो एक प्लेन में ना हो यानी एक प्लेन से ऊपर उठा हुआ हो उसे क्या कहते हैं, 3D कहते हैं। 2D मतलब आ गया आयत आ गया वर्ग आ गया, यह सभी एक प्लेन के साथ है, यह सभी एक ट्रायंगल हो गया, यह सभी प्लेन के साथ है, तो यह सभी 2D के अंतर्गत आता है। अगर हम बात करेंगे पैरेललोपाइड, क्यूबाइड, क्यूब, इसके बाद हम बात करेंगे बेलन, जो कहते हैं सिलेंडर कहते हैं, आप ये सभी क्या इसमें टेट्राहेड्रॉन, ये सभी 3D में आ गया। इसके बाद हम कहें डिस्टेंस फार्मूला, हम बात कर रहे हैं इसमें डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, अगर दो पॉइंट दिया हो x1 y1 z1 और इसके बाद डिस्टेंस कहता है ए बी निकालने के लिए, तो उसका x के x पॉइंट का होल स्क्वायर यानी x2 माइनस x1 करिए या x1 माइनस x2 करिए होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट कर दीजिए। जैसे में आप पढ़े होइएगा ये पॉइंट है x और y है और दूसरा पॉइंट है x1 y1 है, इस दूसरा पॉइंट है x2 है y2 है, तो उसका डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते थे 2D में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ऐसे करते थे। इसी प्रकार 3D में तीन पॉइंट रहता है, x y z तीनों रहता है, तो x के कोफिशिएंट का डिफरेंस का होल स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का डिफरेंस का होल स्क्वायर और z के डिफरेंस का होल स्क्वायर कर देंगे स्क्वायर रूट के अंदर। इसके बाद हम करेंगे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन। किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन कैसे पता चलेगा, तो डायरेक्शन कोसाइन पता करने के लिए कोई पॉइंट दिया रहेगा, मान के चलो कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट दिया रहेगा एक्स वाई जेड, इसके डायरेक्शन कोसाइन पता करने के लिए क्या इसका यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर निकालने से पहले इसका पोजीशन वेक्टर में लिख दीजिए, तो क्या होगा एक्स आई लिख सकते हैं प्लस वाई जे लिख सकते हैं प्लस जेड के लिख सकते हैं। इसको लिखने के बाद यह पोजीशन वेक्टर हो गया, पोजीशन वेक्टर में यह पोजीशन वेक्टर हो गया और इसके क्या निकाले यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, तो यूनिट वेक्टर बराबर होता है ए यूनिट वेक्टर बराबर होता है वह वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देने से क्या होता है यूनिट वेक्टर का निर्माण होता है। इसी प्रकार यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए और यूनिट वेक्टर जो आई जे और के आएगा और जो आई के कोफिशिएंट रहेगा और जो जे के कोफिशिएंट रहेगा और के के कोफिशिएंट रहेगा वह उसी तीनों को क्या कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। या ऐसे नहीं तो कोई अगर कोई वेक्टर दिया आर वेक्टर मान के चलिए यहाँ पर दिया है ए आई जे बी जे सी के, तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए एल बराबर होता है कोस अल्फा, एम बराबर होता है कोस बीटा, एन बराबर होता है कोस गामा। जहां पर अल्फा बीटा और गामा होता है तो अल्फा एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है, एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाता है वो अल्फा कहलाता है, वाई एक्सिस के साथ जितना कोण बनाता है वह बीटा कहलाता है और जेड एक्सिस के साथ जो जितना कोण बनाता है वह गामा कहलाता है। उसका कोसाइन को ही क्या कहा जाता है डायरेक्शन कोसाइन। यानी एक्स एक्सिस के साथ अल्फा कोण बना रहा है
तो उसकी कोसाइन वैल्यू को क्या कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइन कहा जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन को कोसाइन होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा एल बराबर, और तीनों को सम करिएगा स्क्वायर रूट का, इससे में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के इज इक्वल टू आएगा। या इसको कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा या कॉस स्क्वायर गामा गामा लिखिए इज इक्वल टू 1 होता है, सभी का जोड़ 1 के इज इक्वल टू आएगा। यह ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। इसके बाद हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ ए लाइन। कोई प्लेन में हो तो कहेगा इक्वेशन ऑफ लाइन, या प्लेन का इक्वेशन कहेगा निकालने के लिए। तो कैसे निकालेगा, कोई इक्वेशन दिया रहेगा, कोई लाइन का इक्वेशन निकालना है, तो वह वेक्टर दिया रहेगा, दो वेक्टर, उसके मतलब ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है। तो लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, ए वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर लिख सकते हैं। अगर प्लेन का वेक्टर निकालने के लिए कहेगा, मान चल ये प्लेन है, इसका इक्वेशन कहता है निकालने के लिए, तो आर वेक्टर यानी यह क्या आता है बता दे, इसमें यह परपेंडिकुलर होता है, मतलब प्लेन के जो परपेंडिकुलर होता है उसे एन वेक्टर कहा जाता है। यानी ए मान के चल ए आई प्लस बी जे और सी के, यह हो गया इसके सी के हो गया। यह प्लेन के नॉर्मल कहिए या परपेंडिकुलर कहिए, इसको नॉर्मल कहा जाता है। यानी यूनिट वेक्टर के रूप में होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, उसे नॉर्मल भी कहा जाता है, नॉर्मल ऑफ द प्लेन। और यह हो गया पी हो गया से फुट हो गया, यानी फुट हो गया, यानी पी मान लीजिए एक्स और वाई और जेड। तो इक्वेशन क्या होगा, और आई होगा जो मान लीजिए एक्स वाई और जेड मान लीजिए। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा, आर वेक्टर इंटू एन वेक्टर इज इक्वल टू पी। यानी पी क्या है, एन वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, इसका डिस्टेंस है पी। यानी आर डॉट एन, यानी एन है आई जे के, यानी और आर वेक्टर है, ये मान आर वेक्टर है तो एक्स वाई जेड है। तो डॉट निकालेगा तो क्या हो जाता है, यानी आई के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट प्लस जेड के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट और सभी का जोड़ कर देते हैं। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा, एड यानी ए वेक्टर हो गया आर वेक्टर हो गया, एक्स आई जैसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी एक्स इंटू ए डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो एक्स हो जाएगा प्लस बी वाई हो जाएगा प्लस सी जेड हो जाएगा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस को पी है, यानी पी लिख दीजिए। यही इक्वेशन ऑफ प्लेन होगा। इसके बाद हम आगे देखते हैं, आगे में क्या है, प्रोबेबिलिटी। आप सेकेंड चैप्टर लास्ट चैप्टर आ गया प्रोबेबिलिटी, परीक्षा में क्या आता है, प्रोबेबिलिटी यानी घटने की घटना और न घटने की घटना के बारे में बात करेंगे। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ आउटकम इफ इवेंचुअल ऑफ ई एंड टोटल पॉसिबल आउटकम। यानी कोई मान चल एक सिक्का लिए, हम सिक्का को उछाले, उसमें हेड आएगा या टेल आएगा। तो नंबर ऑफ आउटकम यानी हमें जो प्राप्त हो रहा है वह घटने की घटना, और टोटल नंबर मतलब कितना वही में आ सकता है वह, उसे डिवाइड कर देने से प्रोबेबिलिटी निकल जाता है। यानी हम सिक्का को उछालेंगे तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी बट टोटल कितना आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा या दो चीज आएगा, दोनों चीज आएगा। तो दो चीज आएगा तो नीचे 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो वही प्रोबेबिलिटी का सूत्र हो गया। यानी प्रोबेबिलिटी के सूत्र कह सकते हैं P बराबर एन बाई एन एस। ई क्या है, तो नंबर ऑफ इवेंट है, यानी घटने की घटना, यानी घटने की प्रोबेबिलिटी, और एन एस क्या है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट है, जिसमें कितना घटना घट सकती है वह टोटल नंबर है ऑफ
इवेंट है। तो यह सूत्र पूछ जाता है कभी कभी, प्रोबेबिलिटी बराबर पी बाई एन बाई एन एस। इसके बाद हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में किसी भी चीज का प्रोबेबिलिटी निकालिएगा, उसका मान 1 से छोटा होता है, 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी में निकालिएगा तो 100% पर निकालिएगा तो 1 आएगा, 100% से ज़्यादा तो नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि टोटल पॉसिबल होगा। तो मान एक सिक्के को उछालेंगे तो 2 आएगा टोटल पॉसिबल, तो 2 से ज़्यादा तो नहीं हो सकता है, यानी पॉसिबल जो आउटकम होगा सो 2 से ज़्यादा तो नहीं आ सकता है, इसीलिए हम 1 से ज़्यादा मान इसका नहीं होता है। इसके बाद हम बात करेंगे पीई। पीई बार यानी पीई डैश, इसको लिख सकते हैं हम, पीई बार लिखिए या इसको लिख सकते हैं पीई डैश, यानी प्रोबेबिलिटी न घटने की घटना, यानी प्रोबेबिलिटी न घटने की घटना के बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी घटने की घटना, यानी घटने की घटना, न घटने की घटना को जोड़ेंगे तो 1 के इज इक्वल टू आएगा। यानी कभी कभी पूछ देता है प्रोबेबिलिटी घटने की घटना और न घटने की घटना के जोड़ का सम क्या होता है 1 के बराबर, यानी पीई डैश प्लस पीई इज इक्वल टू कितना होता है 1 के इज इक्वल टू बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। यानी घटना घटने की परीक्षता और न घटने की परीक्षता के सम का सम होता है 1 होता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड में। थर्ड में क्या कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई, यानी कोई घटना नहीं घटा, तो कोई घटना घटा नहीं घटना इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी 0 है। यानी हम मान चलो 2 सिक्का उछाले, उसमें हेड टेल, हम उसमें कह दिए 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर सिक्का को उछालेंगे तो हेड आएगा या टेल आएगा, उसमें 6 कहाँ से आएगा, 6 नहीं आएगा, यानी उसमें 6 पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, यानी 5 हो गया। इसका मतलब कह सकते हैं उसमें कोई पॉसिबल आउटकम नहीं है, इसीलिए कह सकते उसका प्रोबेबिलिटी 0 है। प्रोबेबिलिटी का मान क्या होता है, 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है, बताएं अभी। इसके बाद हम आगे देखते हैं थ्योरम ऑफ द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का कुछ थ्योरम है। ए प्लस बी एंड 2 इवेंट, ए बी 2 इवेंट है, यानी 2 घटना है, ए कोई घटना है और कोई बी घटना है, तो ए यूनियन बी बराबर क्या होगा, यह सूत्र होता है ए यूनियन बी बराबर क्या होता है पी ए पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अगर ये ना ऊपर मुझे रहेगा इसे यूनियन पढ़ते हैं और नीचे मुझे रहेगा इसको क्या कहते हैं इंटरसेक्शन कहते हैं, इंटरसेक्शन कहते हैं। ऊपर मुझे रहेगा तो यूनियन कहेंगे और नीचे मुझे रहेगा तो इंटरसेक्शन कहेंगे। और इसके बाद 2 के बात करेंगे ए बी सी, यानी 3 इवेंट है, कोई ए बी इवेंट है, बी है, सी है, तो कहता है तीनों ए यूनियन बी यूनियन सी निकालने के लिए तो लिख सकते हैं पी ए पी बी पी सी और पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी सी इंटरसेक्शन ए लिख सकते हैं। इसके बाद हम थर्ड में बात करेंगे। थर्ड में क्या है, ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कर दिए तो ए इंटरसेक्शन बी होगा वो फाई के इज इक्वल टू आएगा, यानी कोई घटना नहीं घटेगा। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कह दे तब, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट न कहे तो ए इंटरसेक्शन बी का मान कुछ हो सकता है। अगर यहाँ पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कह दे तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा, यानी पी का मान होगा, प्रोबेबिलिटी होगा ए इंटरसेक्शन बी, उसका मान 0 होगा। अगर पी ए यूनियन बी निकालेंगे तो पी ए प्लस पी बी हो जाएगा। क्यों? कि फॉर्मूला जानते हैं हम क्योंकि फॉर्मूला जानते हैं हम पी ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, पी ए होता है प्लस पी बी होता है और प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है, ये तो जानते हैं। इसके बाद हम कहा है या एक्सक्लूसिव कहा है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी इसका मान तो 0 होगा, यानी पी ए यूनियन बी बराबर क्या होगा पी ए प्लस पी बी, यही हो जाए। इसके बाद कंडीशन और तीसरा कंडीशन, चौथा में क्या कर रहा है,
कंडीशन प्रोबेबिलिटी यानी पी ए बाई बी का प्रोबेबिलिटी कहेगा निकालने के लिए, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी। अगर पी ए इंटरसेक्शन बी कहेगा निकालने के लिए तो इसे तीसरे मल्टीप्लाई कर देंगे यानी पी ए बाई बी इंटू पी बी। अगर ए और बी टू इंडिपेंडेंट हो, अरे कुछ भी डिपेंड नहीं करता हो, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र हो, तो पी ए बाई बी इज इक्वल टू पी ए होगा। ठीक, इसके बाद हम बात करें इसके बाद हम पी ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा पी ए बाई बी इंटू पी बी होगा। पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा पी ए इंटू पी बी हो जाएगा। और टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का है यानी टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितना हो सकता है टोटल नंबर ऑफ यानी टोटल नंबर ऑफ इवेंट होगा जो प्रोबेबिलिटी घटना ही घटना होगा, जो टोटल नंबर ऑफ होगा उससे कम होगा या उतना ही होगा। इसके बाद क्या करा, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, इफ a1 a2 b1 an फ्रॉम पार्शियल ऑल द स्पेस सिंपल स्पेस। चलिए इसे नहीं उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं डिस्टेंस फार्मूला 2D में बताइए दिए हैं। इसका मिड पॉइंट फार्मूला 3D में पूछ दिया, 3D में भी पूछ देता है मिड पॉइंट फार्मूला। तो क्या होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, फिर y कैसे करिएगा, फिर z करिएगा। क्यों, क्योंकि 2D में क्या होता है x1 प्लस x2 बाई 2 या y1 प्लस y2 बाई 2। तो जैसे 2D में होता है वैसे 3D में होता है। तो 2D में 2 कोऑर्डिनेट होता है और 3D में 3 कोऑर्डिनेट होता है, यही का अंतर होता है और कुछ नहीं है। इसके बाद आगे देखते हैं, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी बराबर रूट है, उससे पुट कर दीजिएगा और उसका इक्वेशन आएगा उसका एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट का स्क्वायर के जोड़ कर दीजिएगा। ये सभी नॉर्मल का इक्वेशन बताइए दिए हैं। आज के लेक्चर में हम ये इतने तक रहते हैं, जितने फार्मूला बताए हैं ये सभी फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2021 में देखे हैं एग्जाम में अधिकांश फार्मूला पूछ दिया, लगभग 20 से 25 फार्मूला पूछ दिया है। इसीलिए जितने भी फार्मूला हम करा दिए हैं वो सभी को बढ़िया से रिवाइज कर दीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि रिवाइज करने के बाद आपको पता चल जाएगा कितना बेनिफिट होने वाला है। जब एग्जाम में बैठेगा तो आपको पता चल जाएगा कि जो हम लेक्चर देखे हैं स्ट्रॉन्ग मैथमेटिक्स क्लास से कितना बेनिफिट हुआ है। 20 से 25 नंबर समझिए छाप देगा, पक्का 20 से 25 नंबर आने वाला ही है इस लेक्चर को। इसलिए अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर को शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।